नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के शुरुआती अनुमान यानी कि एग्जिट पोल कल शाम को प्रसारित हुए। ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सीटें और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए को 350 प्लस सीटें दिखाई जा रही हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के अनुमान के मुताबिक ही है। मेरा खुद का अनुमान तो जनवरी फरवरी से ही यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2019 की टैली में कुछ ना कुछ ऐड करेगी, घटेगी नहीं। क्षेत्रों को लेकर के एक बात जरूर थी कि किस क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं, तो उनका कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जो उसके डोमिनेटेड क्षेत्र हैं वहां पर वो सिचुएशन पे जा चुकी है, तो इससे आगे क्या बढ़ेगी, इससे तो केवल घट ही सकती है। आखिर वो जो मेकअप है वो कहां से करेगी। एक हिसाब से देखा जाए तो बात उनकी ठीक थी, लेकिन जिन एरियाज में बीजेपी का डोमिनेशन था, जहां पर कुछ राज्यों में उसने क्लीन स्वीप किया था यानी कि 100% सीटें जीत ली थी, तो जाहिर सी बात है कि वहां बढ़ने का तो कोई चांस है नहीं, वहां से केवल घटना है। 1 सीट घटे, 2 सीट घटे, 10 सीट घटे, कुछ भी घटे तो घटना ही है। या ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति ये हो सकती है कि वो अपनी पिछली स्थिति को बनाए रखे। तो हुआ ये है कि एक दो राज्यों को छोड़ करके बीजेपी ने अपनी पिछली स्थिति मेंटेन रखी है। अगर कहीं परिवर्तन हुआ है तो बहुत मामूली हुआ है। बढ़त बनाने के लिए बीजेपी के पास 2 क्षेत्र थे। एक था पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत में खास तौर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दूसरा क्षेत्र था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ये माना जा रहा था कि शायद बीजेपी कुछ वोट परसेंटेज में गेन कर ले, सीटों में कोई बड़ा गेन नहीं कर पाएगी। और मुझे भी लग रहा था कि सीटों के मामले में शायद बीजेपी को उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का कहीं मिल सकती है। तो दक्षिण भारत को लेकर के मैंने पिछले महीने पिछले के बल्कि अप्रैल के महीने में, लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं, मैंने 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक एक पूरी सीरीज की थी कि अलग अलग क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में बांटा था भारत को, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, कि इन पांचों क्षेत्रों में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, केवल भारतीय जनता पार्टी और केवल कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें कहां मिलने की संभावना है। तो उसमें मैंने दक्षिण भारत पर एक प्रेडिक्शन किया था कि दक्षिण भारत की पुडुचेरी को मिला करके 130 सीटें, तो उन 130 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। उस समय पर मेरा अनुमान था कि बीजेपी को कर्नाटक में कुछ सीटों का नुकसान होगा, तेलंगाना में कुछ सीटें उसकी बढ़ सकती हैं, बाकी के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में मुझे नहीं लगता था कि उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। केरल में तो मुझे लगता है था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, और मुझे अब भी लगता है केरल में शायद बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, यद्यपि ज्यादातर एग्जिट पोल कम से कम एक सीट दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में मुझे लगता था कि बहुत अच्छी स्थिति अगर बन गई तो 2 से 3 सीट मिल जाएंगी, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ने वहां पर 7 से 8 तक सीटें मिलने की का अनुमान लगाया है। और जहाँ तक मुझे याद है, चूंकि कई देख रहा था तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, कि किसी चैनल ने तो मतलब किसी एजेंसी ने शायद वहां पर उसको 5 से 10 सीटें तक, मतलब एनडीए को 5 से 10 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया है, और बीजेपी का अनुमान उसका 3 से 5 सीटों का है, जो मुझे हकीकत से अभी भी थोड़ा दूर महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि 2 या 3 सीट तमिलनाडु में मैक्सिमम बीजेपी को मिल सकती है। तो उस समय पर जो मेरा प्रेडिक्शन था वो ये था कि दक्षिण भारत में बीजेपी कम से कम 26 और अधिकतम 40 सीटें जीतने की स्थिति में होगी।
यानी कि कर्नाटक में अगर वो अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब हो जाती है, तेलंगाना में मुझे पहले भी लग रहा था कि वो 7 से 8 सीट बड़ी आसानी से जीत लेगी, तो मैंने मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 उस समय माना था। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जिट पोल आए हैं, वो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 9 या उससे ऊपर सीटें दिखा रहे हैं एवरेज। किसी ने 7 से 9 दिखाई हैं, किसी ने 9 से 11 दिखाई हैं, इस तरह से है। किसी ने 10 सीटें दिखाई, तो कुल मिला के 9 के ऊपर सीटें दिखा रहे हैं। मैंने उस समय पर ये अनुमान लगाया था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में अपनी सीटें बढ़ाएगी और उसकी सीटों की संख्या दोगुनी भी हो सकती है, यानी कि जो पिछले चुनाव में 4 थी वो इस बार 8 भी हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान था और वो होता दिख रहा है। तमिलनाडु में अगर वास्तव में बीजेपी 5 तक सीटें पाने में कामयाब हो जाती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। केरल में अगर जैसा कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि उसको 1 से 3 तक सीटें मिल सकती हैं, तो अगर वो 3 सीटें जीतने में कामयाब होती, जो कि अधिकतम होंगी, तो उस स्थिति में अब जो आकलन बन रहा है, वो दक्षिण भारत की 130 सीटों में से अकेले बीजेपी का लगभग मिनिमम 36 और मैक्सिमम 51 यानी कि 51 सीट तक का बन रहा है। जबकि मैंने जो अप्रैल के महीने में प्रिडिक्ट किया था, वो था कि मिनिमम 26 सीट और मैक्सिमम 40 सीट उसको मिलेगी। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से ज्यादा गेन किया है। इसके बाद आ जाते हैं पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत की स्थिति ये है कि जहां पर गेन करने वाली बात है, झारखंड लगभग रिटेन कर रही है। पिछली बार शायद उसकी 11 सीटें थी, इस बार भी 10 से 11 सीटें आने की का अनुमान है। अकेले बीजेपी की बात कर रहा हूं। और बिहार में उसको 1 या 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। पिछली बार 17 थी, इस बार 15 तक सीटें आने की संभावना बताई जा रही है। कुछ लोग तो 17 भी दिखा रहे हैं, तो 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल, जब मैंने पिछले अप्रैल में जो वीडियो किया था पूर्वी भारत को लेकर के, तब मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और उसकी सीटों की संख्या जो पिछले बार थी यानी कि 18, उससे तो किसी कीमत पे कम नहीं होगी और उसके ऊपर वो 28 तक भी जा सकती है। कल शायद एक्सिस माई इंडिया का मैं देख रहा था, तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि 25 से 31 तक सीटें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जब मैंने पूर्वी भारत का प्रेडिक्शन किया था या उसके अलावा भी एक वीडियो मैंने बनाया था पश्चिम बंगाल को लेकर के, तो मैंने ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 28 से ऊपर सीटें जीतने में कामयाब होती है, तो आप तय मानिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक ममता बनर्जी शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। अभी तो रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो शायद अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो अब मुझे वो वैसा होता दिखाई दे रहा है। मेरा प्रेडिक्शन पिछली बार जो था वो 18 से 28 सीट के बीच का था और वो होता दिख रहा है। उड़ीसा को लेकर के जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो ये था कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी इस बार नंबर 1 पार्टी बनेगी और उसकी सीटें मिनिमम 11 और मैक्सिमम 14 तक हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आए, खासतौर से जो बड़े चैनल हैं, जैसे सी वोटर है, एक्सिस माई इंडिया है, तो इन्होंने जो सीटों का प्रेडिक्शन दिखाया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। एक्सिस माई इंडिया का तो 17 से 20 सीट तक का है। अगर 20 सीट जीतने में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में, तो आप ये मानिए कि उड़ीसा में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, क्योंकि वहां विधानसभा का चुनाव भी साथ में हो रहा है। तो जो ये बहुत बड़ा गेन है, पिछली बार शायद उसकी 8 सीटें, 8 या 9 सीटें थी उसके पास। अगर 20 सीटों पर पहुंचती है, मैं 17 भी ले लेता हूँ, 17 सीटों पर भी पहुंचती है, तो भी उसकी कम से कम 8 से 9 सीटें बढ़ रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश स्थिति वही है कि उसकी 10 से लेकर के 13 तक सीटें बढ़ रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं,
बाकी आप पूरब में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, 1-2 सीट का नुकसान हो सकता है। असम में वो शायद कुछ गेन ही करने जा रही है, संभवतः 1 या 2 सीट का गेन करेगी, 1 का तो मिनिमम करेगी, तो असम में वो गेन कर रही है। छत्तीसगढ़ में वो क्लीन स्वीप कर रही है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार जो है नकुल नाथ चुनाव छिंदवाड़ा से हार सकते हैं। गुजरात स्वीप करना ही है। सीट अगर कहीं घटी है तो वो राजस्थान है, कि राजस्थान में उसको 4 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप दिल्ली आ जाइए, तो दिल्ली में क्लीन स्वीप जो पिछली बार था वो है। हरियाणा में क्लीन स्वीप है, सॉरी हिमाचल में, हरियाणा में नहीं, हरियाणा में संभवतः 2 या 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। हिमाचल में क्लीन स्वीप है, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप है। जम्मू कश्मीर में उसको 2 सीटें मिलने की संभावना, मैंने पिछली बार भी कहा था कि उसको 2 से 4 के बीच में सीटें मिलने की संभावना है। उस समय तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे। अब चूंकि कश्मीर में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे नहीं है, इसलिए कश्मीर में तो उसको कुछ मिलना नहीं है। लद्दाख की सीट फंसी हुई है। जम्मू की दोनों सीटें वो बीजेपी के पक्ष में आने वाली हैं। तो जो मेरा 2 से 3 सीट का अनुमान था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला करके, वो अब भी है कि फंसी हुई सीट है लद्दाख की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हार ही रही है। हाँ, थोड़ी कमजोर है इस बार। तो 2 सीट जम्मू वाली तो उसको कंफर्म है। लद्दाख की सीट अगर आ गई तो 3 हो जाएगी, नहीं आई तो 2 तो रहनी ही है। जहां तक बात पंजाब की है, तो पंजाब में बीजेपी शायद कम से कम अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में कामयाब हो जाएगी। पिछली बार भी शायद उसको 3 सीटें मिल गई थी, और वो 3 सीटें वो इस बार भी पाने की स्थिति में है। कुछ चैनल तो 4 तक सीटें उसकी दिखा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है। इससे पहले वो कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ी। इससे पहले वो कभी 4 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है। अधिकतम 4 सीटों पर वो चुनाव लड़ती थी, 9 सीटों पर अकाली दल लड़ते थे। इस बार अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है नहीं, दोनों के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला है। इसलिए जो एक संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे थे कि मित्रवत लड़ाई, जिसे फ्रेंडली फाइट कहते हैं, तो फ्रेंडली फाइट जैसा पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। यानी कि जो आम आदमी पार्टी का कट्टर वोटर है वो कांग्रेस को वोट नहीं देने वाला, कांग्रेस का जो समर्थक है वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देने वाला। तो इस बार वहां पे चूंकि 4 कॉर्नर फाइट है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी जो 26, 27, 28% वोट पाने में कामयाब हो जाएगी, वो बड़े स्तर पर चुनाव जीत सकती है। यानी कि वो 4, 5, 6 सीटें तक भी जीत सकती है। और अगर कोई 30+ निकल गया तो वो हो सकता है पूरा क्लीन स्वीप कर दे। तो पंजाब को लेकर के मुझे पहले भी असमंजस था, अब भी है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, जो सबसे कठिन प्रदेश माने जा रहे थे पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो थे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शायद बीजेपी को कुछ नुकसान हो भी रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पिछली बार उसने 62 सीटें जीती थी, इस बार वो 62 में तो प्लस कर ही रही है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि अकेले बीजेपी 65 या 66 सीटें जीत सकती है, और एनडीए पूरा मिला करके वो 68 से 70 सीटें जीत सकता है। शुरुआत में मुझे लग रहा था, अप्रैल की अगर मैं बात करूं, तो उस समय जो स्थिति थी, चूंकि एक खींचतान चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो मुझे लग रहा था कि बीजेपी 74 प्लस जाएगी। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, 74 प्लस नहीं जा पाएगी। और जो ये चरण वाइज जो मैंने वीडियो किए थे कि अलग अलग चरणों में कहाँ कैसा मतदान हुआ, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि छठे चरण में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी इन द सेंस कि पूरे प्रदेश में जो इसकी स्थिति थी उसकी तुलना में, तो वो 3 से 4 तक सीटें जीत सकती है छठे चरण की। अगर वो 3 से 4 सीटें जीतने में कामयाब रहती है, तो उसकी टैली जो है वो 8 से 10 सीटों के बीच में जा सकती है। कांग्रेस की टैली 0 से 1 सीट के बीच में रहेगी। यद्यपि एग्जिट पोल 1 से 3 दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो 1 ही सीट जीत पाएगी। और अगर कोई और सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब होती है,
तो मुझे अपने शहर की सीट यानी कि कानपुर एक लगती है कि कानपुर सीट शायद इस बार बीजेपी हार भी सकती है। और जब चुनाव हुआ था तब भी मैंने ये बात कही थी कि जिस तरह का कैंडिडेट सिलेक्शन बीजेपी ने किया है वो बहुत ही घटिया था। उस घटिया कैंडिडेट सिलेक्शन और कानपुर की लोकसभा सीट में जो 5 विधानसभाएं आती हैं, उन 5 में से 3 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इसके चलते ये बड़ा मुश्किल काम था कि वो जीत लें। यद्यपि जीत सकते थे, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत खराब हुआ है। उसके चलते हार भी सकते हैं। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है आलोक मिश्रा, तो वो एक तो लोकल है, प्रभाव रखते हैं बिरादरी पर। अगर उन्होंने अपनी बिरादरी यानी कि ब्राह्मणों पर प्रभाव डालने में अगर वो कामयाब हुए तो आप तय मानिए कि कानपुर सीट बीजेपी के हाथ से फिसल रही है। एक रायबरेली, दूसरी कानपुर, तो 2 सीटें मुझे लगती हैं कि कांग्रेस के हिस्से जा सकती है अगर एक से ज्यादा सीट आ रही है। रायबरेली सीट राहुल गांधी जीत जाएंगे, मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, क्लोज फाइट हो सकती है, लेकिन उनके जीत जाने की संभावना पूरी है। अमेठी को लेकर के कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, तो मुझे नहीं लगता कि अमेठी सीट कांग्रेस किसी भी कीमत पर जीतने जा रही है। अमेठी सीट कांग्रेस लगभग 1 लाख वोट से हारने जा रही है, ये कन्फर्म। तो तीसरी सीट की संभावना मुझे कहीं नहीं दिखाई देती है। कुल मिलाकर के जो टैली है भारतीय जनता पार्टी की, वो 315 से 340 के बीच में दिखाई दे रही है। मेरा शुरुआत से अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी 330 सीटों के आसपास अकेले जीतने में कामयाब रहेगी, जो कि एग्जिट पोल के बाद भी दिखाई दे रहा है। बाकी आज 2 तारीख हो गई, कल का दिन और बीच में है, यानी कि परसों 4 इतने समय तक, अभी 10 से ऊपर हो रहा है, 10:30 के लगभग टाइम हो रहा है, तो इतने समय तक स्थिति काफी कुछ क्लियर हो जाएगी कि चुनाव का वास्तविक परिणाम क्या है। लेकिन जो शुरुआती रुझान आए हैं, कल नहीं परसों, माफ कीजिएगा, आज 2 तारीख है, परसों 4 तारीख को ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा 10 साढ़े 10 बजे तक कि किस पार्टी के पक्ष में चुनाव जा रहा है। अभी तक के जो ज्यादातर लोगों के अनुमान थे, जो ओपिनियन पोल्स थे, एग्जिट पोल लगभग वैसे ही आए हैं। तो इस बात की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है कि सरकार में कोई बदलाव होने जा रहा है। यानी कि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की चल रही थी, वो वैसे ही चलने वाली है। पिछली बार जो उनके पास अपना बहुमत था, यानी कि जो उनके एलाइज सीटें लेकर के आए थे, उससे इस बार ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, मुझे जो लगता है, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह होती है, मुझे जो लगता है कि एक टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने किया था 350 प्लस सीट का, तो वो शायद, अकेले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो शायद पूरा होता नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 2/3 बहुमत उसके पास खुद का अगर हो तो वो ज्यादा बेटर होगा, उसमें उसको किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। अभी गठबंधन में क्या होता है, जैसे नीतीश कुमार है, तो आधे से ज्यादा मुद्दों पर नीतीश कुमार की राय भारतीय जनता पार्टी से अलग रहती है। तो वहां पर कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पर संसद में आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो वो एक दिक्कत का विषय बनता है। यद्यपि इस बार जो कुछ दल हैं वो ऐसे हैं जो शायद उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होंगे। तो जो मेन टारगेट था वो था 363, यानी कि एक लोकसभा अध्यक्ष को हटा दीजिए तो 362, यानी कि 2/3 बहुमत जो उनको चाहिए था, वो उसके आसपास वो मुझे जाती दिखाई दे रही, कम से कम अपने एलाइज के साथ। और उन एलाइज के साथ वैसे तो पार कर जाएगी, लेकिन उन एलाइज के साथ में जो बहुत सारे मुद्दों पर उसका समर्थन करने को तैयार रहते हैं। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।